आपको प्रणाम, नमस्कार और लखनऊ से आज ये खास नमस्ते लेकर आई हूं आप सबके लिए, क्योंकि जो लोग यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं और जो लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जानते हैं कि इस वक्त चुनावी दौर है और चुनावी दौर की गर्मी जो है वो लोकसभा तो अप्रैल मई में चुनाव होंगे, लेकिन राज्यसभा के चुनाव से ही तापमान इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी पसीने पोंछ रही है। और एक तरफ मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, और आज अखिलेश जी ने नारा दे दिया है 400 की हार का। अब 400 पार होंगे कि 400 की हार होगी, लड़ाई इस बात की है। और इस सब के बीच में एजेंडा क्या है? राम लहर है या राम के साथ खिंचने वाली लहर है? सवाल यह भी है कि काम का जायजा होगा या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा कि समझाने से ज्यादा बहकाने का काम चल रहा है जनता के साथ। तो सवाल आज सब होंगे। और ओवैसी साहब हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट तो लेना चाहती है लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रही है। तो आज इन सब के बीच में मैं सवाल पब्लिक का यही पूछना चाहती हूं कि 2024 में बीजेपी अगर 400 पार की बात कर रही है तो उसके केंद्र में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं तो होगा 400 पार के 400 की हार। यहां मंच पर आज मौजूद हैं मेरी दाहिनी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के चुनाव कल ही जीतकर पहुंचे हैं यहां हमारे पास, हमारे मंच पर। और क्या कहूं, क्या खेल खेला है, क्या खेल खेला है कि बस अभी तक विपक्षी जो हैं बॉल ढूंढ रहे हैं कि पिच से बाहर मारी तो कहां चली गई। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, मेरी बाईं ओर वारिस पठान जी हैं और उनके साथ अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी के, और सीपी राय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, 400 पार राम लहर के बेसिस पर होगा या 400 हार जो विपक्ष एकता बनाने की कोशिश में आपको कहीं ना कहीं स्टंप करने की कोशिश कर रही? देखिए, विगत लगभग 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मुकाम हासिल किए हैं, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को के घर में नल मिला है, हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवर में आए, जिसमें 20 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, 6 करोड़ लोगों ने उसका लाभ भी ले लिया है। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, G7 G20 में सबसे ऊपर बना है और राष्ट्रीय सुरक्षा में उस मुकाम पर पहुंचा है कि वो दिन गए जब कोई आता था, घुसकर आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था। अब वो भारत है जो जाता है, घुस के मार के आता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो। जिसे हम लोग लखनऊ में बैठे ना, तो एक जमाने में एक डायलॉग होता था ना, पुराने नवाबी जमाने के लोग कहते थे अरे वो जमाना था, तो हम लोग कहते थे अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो शांति के कबूतर उड़ने के जमाने गए और अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने के जमाने आए। अब आप देखिए इसके उपरांत क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके साथ भारत का आत्म गौरव, शताब्दियों से दबी हुई जो चेतना थी वो उभर के आनी शुरू हुई। भगवान श्री राम की भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इस बार कुंभ मेला जिस ढंग का हुआ था वो देखिए, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए। और इतना ही नहीं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको किस चीज के लिए जाना जाता था, पूर्वांचल को, एक जमाने में, कि अगर मुंबई में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, जयपुर में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, कहीं धमाका होगा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से। पुलिस आती थी उन राज्यों की ढूंढने के लिए, और आज उन राज्यों से मार मची हुई है क्योंकि होटलों में कमरे नहीं मिल रहे हैं अयोध्या में आने के लिए और उसी पूर्वांचल के काशी में आने के लिए। इसलिए वो उत्तर प्रदेश, किसी जमाने में कहा जाता था यहां कट्टे बनते थे,
अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनने की शुरुआत हुई है। और कल ही आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने कानपुर वाले डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। आप समझिए वो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट भी होगी और फिलीपींस पहला देश बना है। तो मैं कहना चाहता हूं इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर जानते क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। जब से दो लड़के साथ में आए हैं ना, दो लड़कों की बड़ी खासियत है। एक तो दोनों युवा हैं, 50-50 साल के हैं। दोनों की एक और खासियत है कि उनके पिताजी जो करके लाए थे उन्होंने कमाल की विरासत आगे बढ़ाई है। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 2012 में अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार लेके आए थे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि उनके आने के बाद तो हम और आश्वस्त हैं कि हमारे जीत का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा, जो नए लोग हैं जिन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली, वो क्या लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और इस बार आदरणीय सोनिया जी यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही छोड़ दिया। अब कल राज्यसभा का चुनाव था, सुनिए, आज कहते हैं कि एक सीट हम जीत गए। 36 सीटें होती हैं जीतने के लिए, 36 वोट। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, रामजी लाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, और ये तो तीसरा हार नहीं हारना था। इसीलिए कहना चाहता हूं एक लाइन में कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, इन दोनों युवाओं के लिए, दोनों लड़कों के लिए, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। देखिए कमाल है, अनुराग भदौरिया जी, कमाल है। घड़ी की तरफ देखिए, 10 मिनट बोले, विपक्ष की खूब जम के बुराई की, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सत्ता में जनता ने इनको चुना था, कम से कम जनता के मुद्दों पे बोल देते, छात्रों के मुद्दों पे बोल देते, किसानों के मुद्दों पे बोल देते, महिलाओं के मुद्दों पे बोल देते। जिस मुद्दों पे आपने वोट मांगा था उस मुद्दों पे तो आपने बात ही नहीं की। हालत ये है कि अंतरात्मा आप लोगों की जगाते हैं, अंतरात्मा जगती भी है। ऐसी कौन सी आपके पास अंतरात्मा जगाने की ताकत है, कौन सी आपके अंदर ताकत आपने बना ली इतने दिनों में कि लोगों की आप अंतरात्मा जगाने लग गए हैं अचानक। कहते हैं ना, लालच जब मन के अंदर आता है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब सत्ता का नशा और सत्ता की मलाई खाने की धुन याद आती है तो अंतरात्मा जग जाती है। इंसान की जब इंसानियत मर जाती है और बिकाऊ हो जाती है तब अंतरात्मा जग जाती है। कमाल की अंतरात्मा आप जगाते हैं, लेकिन महिलाओं पे जब अत्याचार होता है तो अंतरात्मा सो जाती है। छात्रों पे लाठियां बरसाई जाती हैं तो अंतरात्मा सो जाती है। किसान धरने पे बैठा होता है, उसकी मौत हो जाती है तो अंतरात्मा सो जाती है। कैसी अंतरात्मा को आप भारतीय जनता पार्टी वाले जगवा देते हैं। इनको जगवाने की बहुत आदत है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस जनता ने आपके साथ इतना भरपूर समर्थन और वोट दिया, उस जनता, वो महिलाएं भी उसमें हैं। आप बताना भूल जाते हो कि किस तरह से बीएचयू की बेटी के साथ जब अन्याय हुआ, उसको बीएचयू के अंदर में किस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ। जब पहलवान बेटी को इनके घर के सामने घसीटा जाता है, 500 मीटर की दूर पे सारे सांसद, मंत्री और विधायक, सारे सांसद और मंत्री रहते हैं, लेकिन एक भी नहीं गया मिलने के लिए, बोलने के लिए कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं थी वो, लेकिन एक बार इनकी आवाज नहीं निकली। कमाल की अंतरात्मा जगाते हैं ये, और आप दूसरों की अंतरात्मा जगाने चले जाते हो। अपनी अंतरात्मा को सुला दिया आपने मात, किस लिए? सत्ता पाने के लिए। सुधांशु जी, सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, समाज का ताना बाना आप तोड़ दोगे, समाज के अंदर में भाईचारा खत्म कर दोगे। समाज को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? जब हम आप होंगे नहीं, किस पे शासन करने के लिए आप जिंदा रहोगे? किसके ऊपर रूल करोगे आप? जब ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी, आपस का भाईचारा खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, सब नफरत की आग में जलेंगे। किसके ऊपर राज करना चाहोगे आप? लाशों पे राज करोगे? सन्नाटे में राज करोगे? पेड़ पौधों पे राज करोगे? कम से कम इंसानियत जिंदा रहने दीजिए, लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए, मानवता जिंदा रहने दीजिए, तभी राजपाट भी चलेगा, वरना ये राजपाट किसी काम का नहीं होगा। आप ताकत से, दौलत से, धन से, पावर से सत्ता तो पा लेंगे, लेकिन जनता जब जगेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, आज तो आप बहुत दिल से बोले, लेकिन जब अंतरात्मा की बात की आपने, मैं कंफ्यूज हो गई। किसकी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं? बीजेपी को झाड़ रहे हैं या अपने उन 7 विधायकों को झाड़ रहे हैं जगवाते हैं, जो आपको छोड़कर चले गए, जिनकी आपको खबर भी नहीं हुई? आपने
अंतरात्मा, झाड़ फूक आपने है, अंतरात्मा, वो जेब में मंत्र लेके चलते हैं, अनुराग भदौरिया अंतरात्मा जी, जगाते हैं, अनुराग भदौरिया जी, वोट देना है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल इस बात पर मैं पूछना चाहती हूँ कि संदेश खाली की इतनी सारी महिलाएं सड़कों पर आ गईं, पार्टनर है ना आपके अलायंस के, अंतरात्मा नहीं निकली आपकी बाहर, जगी नहीं, कोई ट्वीट नहीं, ना एक लड़के से ना दूसरे लड़के से। सवाल तो हो गया सवाल नहीं। ऐश्वर्या राय के बारे में आपके अलायंस पार्टनर ने जो कहा, नाच रही है ऐश्वर्या राय, नाच रही है ऐश्वर्या राय, अंतरात्मा कहाँ सो गई थी? भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा कब कहाँ सो जाती है? जब सैफई में बोलते हैं कि वहाँ पे नाच हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, में जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तब आप उन एक्ट्रेस को बोलते हो कि नाच हो रहा है। हर मंच पे भारतीय जनता पार्टी कहती है, चिल्लाती है कि सैफई में वहाँ पे घरों में ना रहता हो, अंतरात्मा कहाँ से जाती है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। जो खुद कांच के घर में रहता हो वो जब पत्थर उठाता है तो अंतरात्मा जनता से सवाल करने लगती है। सुधांशु त्रिवेदी, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। इनकी आत्मा को कितना आत्मिक कष्ट हुआ है वो इनके भाव से अभिव्यक्त हो गया। मगर एक ही लाइन बोलता हूं, गठबंधन तो चल रहा है ना, ये अखिलेश वखिलेश सुनने के बाद भी अंतरात्मा नहीं जागी और इन्होंने कह दिया अब सर आप बीच में हो गया, बहुत हो गया। दूसरा, अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी, और चालू पार्टी के साथ जाने में भी अंतरात्मा नहीं जागी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी, और चिरकुट पार्टी कहने के बाद भी अंतरात्मा नहीं जागी। इनके लिए जानते क्या कहा जाता है? शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड मात्र। जब नीतीश जी को आप मानसिक रूप से और क्या क्या नहीं आप बोलते हो, फिर आपकी अंतरात्मा कैसे जग जाती है उनके सत्ता बनाने के लिए? आप उसी अशोक चौहान को बोलते हो ये लीडर नहीं डीलर है, शहीदों की नहीं, जो शहीद की विधवाएं थी उनके मकान को हड़प गया, उसको आपने आदर्श एमपी बना दिया राज्यसभा का। आपकी अंतरात्मा नहीं जागी? जब जिनको आप कह रहे थे चक्की पीसिंग करते करते आपने मंत्री बनाई कर दिया, तब आपकी अंतरात्मा नहीं जागी? इनकी अंतरात्मा ऐसी है जो सत्ता को देख के जग जाती है। सत्ता मिलेगी, जग गई, उठ गए भाई, उठ गए, बहुत जग गई। सत्ता मिलते ही अंतरात्मा जग जाती है। अंतरात्मा जगह न लगे, शरीर जरूर हिलने लगता है। अंतरात्मा लगता है किसी और की आत्मा आ गई, इसलिए शरीर हिलने लगता है। सीपी राय जी, मैं अब अशोक चौहान की बात करते हैं। पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो पहले इनको तो बधाई राज्यसभा बनने के लिए। दूसरी बात, नहीं बनना चाहिए था, अनुराग भदौरिया ने कह दिया कि नहीं बनना चाहिए था अगर अंतरात्मा जगी होती। इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। इन्होंने कहा कि हमने गरीबी की रेखा से इतने लोगों को निकाल दिया, पर यही दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखे हुए हैं। इन्होंने कहा हमने इतने करोड़ घर दिए। जिस औरत का फोटो इन्होंने छापा कि उसको घर दिया, वो औरत सामने आके बोली मैं तो झोपड़ी में रहती हूं। इन्होंने कहा कि हमने देश को मजबूत कर दिया। इनके लोकसभा सदस्य में लोकसभा में खड़े होकर के भाषण दिया था, और रिकॉर्ड है कि आप हिंदू मुसलमान में लगे हो और चीन अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर अंदर आके घुस बैठ गया है और सड़क बना रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा न कोई घुसा न कोई आया। इसको देशभक्ति कहे या क्या कहे, इन शब्दों उस शब्द को आप खुद तय कर लिए। चीन 4000 किलोमीटर हमको कब्जा करके बैठा हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने सारे गांव इलेक्ट्रीफाइड कर दिए हैं। इनकी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जब वो राष्ट्रपति बनी तो मालूम पड़ा कि उनका गांव इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद तब उसमें बिजली लगनी शुरू हुई। तो इस तरह के असत्य तमाम तथ्यों को बता करके सुधांशु जी, हमने आपने बहुत बात की है। 2013 से आपने जितनी बात की, आपने मंदिर का सवाल छेड़ा। मैंने आपको पिछली डिबेट में भी एक बात कहा था। 1990 में हमने आपसे कहा था कि मंदिर के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो बैठ के बात कर लो या अदालत पर छोड़ दो। तब आपने कहा था ये अदालत करनी हमारी आस्था का सवाल, हम तो दंगा करेंगे। और आपने दंगे किए थे और देश पिछड़ गया था, हजारों जानें चली गई थी। और जब आपकी सरकार आ गई तो आपने कहा अभी अदालत का मामला है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी आपकी? और फैसला अदालत ने किया, आपने नहीं किया है। शंकराचार्य ने जब हिंदू धर्म नष्ट हो गया था तो 4 पीठ की स्थापना की। शंकराचार्य बनाए, किस लिए बनाए थे? क्या इसलिए कि कल को उन शंकराचार्यों को आप बेइज्जत करेंगे? उनके धर्म के मामले में आप बात नहीं सुनेंगे? आप धर्माचार्य बन जाएंगे? आप राम की उंगली पकड़ करके आप चलने वाली फोटो आप छापेंगे? आप जहां पर हर हर महादेव होता है वहां जाकर के हर हर मोदी कहेंगे? आप हिंदू धर्म का इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता। जितना अपमान आपने, मैं जानता हूं, थोड़ी देर में आप संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। मैं जानता हूं जैसी बात आएगी, मेरा आपका बहुत पाला पड़ा है। संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ेंगे आप थोड़ी देर में उसको ठीक करने के लिए। लेकिन
मेरा कहना यह है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात, राहुल गांधी सुनवा देना संसद का श्लोक, तब जाके वो बात करें। एक मिनट रघुवंशु जी, हमारी आपका बहुत पाला पड़ा आपस में। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जवाब उस पर देना चाहिए। 10 साल पूरा होने पर आपने 15 लाख का बात की थी, उस पर देना चाहिए। आपने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, जवाब उस पर देना चाहिए। आपने 100 दिन में काला धन लाने की बात की, आ गया, जवाब उस पर आना चाहिए। उन सारे सवालों पर आपको जवाब देना चाहिए। नहीं देंगे। जो आपने वादे किए थे, जो आपने वादे किए उनको आप गोल कर गए और नए नए वादे करते चले जा रहे हैं। राम की उंगली पकड़ करके कम से कम राजनीति की वैतरणी करने की कोशिश मत करिए। रामचंद्र जी आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। और यह शर्मनाक है कि धर्म का इस्तेमाल आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। चलिए, राम अगर आस्था का सवाल है, नहीं, अपने सवाल आपसे, धर्म को अगर राजनीति से आस्था का सवाल है, 2 लाइन सुन लीजिए, धर्म 2 लाइन सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपका। धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेध का घोड़ा जाएगा। अश्वमेध का घोड़ा जब बस्ती बस्ती जाता था तो क्या होता था, ये आपको पता है। अब सवाल पूछिए, जवाब दूंगा। सवाल यही है कि राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, वो भी पर्सनल चित्र, उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और महाकाल की उंगली पकड़ कर नहीं चल रहे थे, आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे मापदंड है या नहीं? दोहरे मापदंड है। राहुल गांधी महाकाल के मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास करने नहीं गए, पूजा करने गए। पूजा करना उनका अधिकार है। मैं शांति से बात किया, आपको ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहिए। हमारे किस सांसद ने लोकसभा में ये कहा कि हमारे यहाँ चीन घुस आया है? लोकसभा की कार्रवाई होती है, निकाल के दिखाइएगा। लोकसभा की कार्रवाई में नहीं बोलिएगा। मैं चैलेंज करता हूं। लोकसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ होता है, कोई बात हवा में नहीं बोली जा सकती। था देखिए, आप बीच में मत बोलिए। लोकसभा का कार्रवाई का बीच में मत बोलिए। बीजेपी एमपी टोल्ड अबाउट चाइनाज एग्रेशन, प्लीज निकालिए, अभी निकाल के दिखाइए। ठीक है, अभी निकालिए, जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए, निकालिए। नहीं, अगर होता है तो प्रिविलेज मोशन लाते लोकसभा में। निकालिए अभी, आके डिबेट में बोल के चले जाना आसान है। झूठ, मगर आपको पता लोकसभा में झूठ नहीं बोलते। मैं असत्य नहीं बोलता आप लोगों की तरह। निकालिए, यहाँ सब लोग बैठे, सबके हाथ में मोबाइल है। राय साहब, जब आप बोल आपने लोकसभा में बोला शब्द कहा गया, बयान कोई कहीं भी दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता? और ऑथेंटिक बयान वो होता है जो भारत का विदेश मंत्रालय देता है। मगर आपको उस पर बयान नहीं होता, उससे भरोसा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा क्या मिले रोजगार, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते, और हम हैं 27 करोड़, यानी 16 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में, मतलब वो अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते भी खोल दिए, और उनका एक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने उसमें खाते में पैसा भी डाल दिया। मिल गया। फैक्ट पे बात करिए, हवा में बात मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद, चलिए वो सारी बातें तो अलग हैं कि किसको क्या मिला। चला दीजिए, 16 करोड़ रोजगार मिल गया, ब्रेकिंग। अरे भाई, चलाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ दिखता है। 16 करोड़ ब्रेक। भैया ऐसा है, आप लोगों की बेरोजगारी का दौर समझ सकते हैं कि वो जो बात राजनीतिक बेरोजगारी समझी जा सकती लोग नहीं है। अब देखिए, इन्होंने बोला, राय साहब ने, राजनीति धर्म में नहीं जोड़नी चाहिए। राम का नाम लेके चुनाव प्रचार किसने शुरू किया था? नवंबर 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की, राम का नाम लेके चुनावी अभियान की शुरुआत की, और कहते चुनाव से नहीं जोड़ना। कांग्रेस ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने कहा चुनाव अभियान की शुरुआत की। और सुनिए, कह रहे हैं कि पर्सनल विषय है, ये रोजा अफ्तारी करते थे, वो पर्सनल विषय था। रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, और वो पर्सनल ऐसा था कि 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा अफ्तार की दावत बंद कर दी। भैया एक गजब का पर्सनल था आपका। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, भाई ये बहुत बोल रहे थे कि जब ये रहेगा तो क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले कब रहे कर्फ्यू में? इनके शासनकाल में 55 जिले थे 1990 में कर्फ्यू में। दूसरी बात बताता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और सेना बुलानी पड़ी। और ना याद हो तो याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 सपा बसपा की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए दंगाई। इसी उत्तर प्रदेश में यदि 2 अखबारों पे हमला किया गया क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, इनके खिलाफ अखबार में खबर छप गई, याद है 1994-95, और इनकी अंतरात्मा क्या तरीका है, मैं तो किसी के में नहीं बोल रहा था, और इनकी अंतरात्मा तब भी नहीं जागी थी जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी, और इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है।
वारिस पठान जी, राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने। राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया। राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है। मथुरा और ज्ञानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गठबंधन को। उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीएमके ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है। अब चीन से आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते, आप चीन का रॉकेट लगाते हैं। आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ डीएमके जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। मैं पूछना चाहती हूं, कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आधारित है? अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है, ए टीम है, बी टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना, पिछली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर एमआईएम को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पर इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात कर रहे हो कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति आपको करना है सुधांशु जी, 2 से लेकर आप तक यहां तक तो पहुंच गए आप। अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। सिर्फ मंदिर आप करने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गारंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई। 15 लाख आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। रास्ते पे आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है। पर्चे ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या करने वाले आप चलिए बताइए। मोदी जी, आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है, हम तो बोलते क्या करते बुरा लगता है। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे मैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के कि आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता। बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे। तब सुधांशु जी एक भी ट्रीट क्यों नहीं करते आप? आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, तो बच्चों की शादी करेंगे। 18 आपको बताया 18 बरस से कम लड़कियों की शादी हो
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदू में हुई है नमिका 18 जी। साल से आप आंकड़ा देख लीजिए, 18 साल से कम आंकड़ा उम्र देख की लीजिए, आप किसकी शादी लड़कियों हुई है, की आपको शादी पता होनी चल चाहिए। जाएगा। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब आंकड़ा लीगल है सब और आप देख आपका लीजिए। लीगल था, ये मैं नहीं बोलता। इलीगल और लीगल की लड़ाई है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा कैसा करेंगे? स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम वहां पर? एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है। आप उस बहन का तो आप अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाना जाती है पढ़ना, तो आप मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो उसके बलात्कारी को आप छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे बात करते हो सम्मान की। स्पेशल मैरिज, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं। आप क्यों बहका रहे हैं? क्यों गलत बात कह रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज हैं। वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना एमएलसी बनाया ना एमपी बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा एमपी, मिलिंद देवरा आते ही सीधा एमपी। अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी। पूरी महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल चलिए जवाब भी सुन लीजिए, आपकी पार्टी जवाब भी सुन लीजिए। आपने सवाल क्यों करते हो मुझे बताइए। चलिए मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है, मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है। हम तो पंजाब मुझे तो ये उम्मीद है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, एमएलसी दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। तो पूरे उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि इनको अगली बार एक्सेप्ट करना सुधांशु जी छोड़िए। अरे अब एक मुसलमान नहीं मिला जिसको उत्तर प्रदेश में भेज सको। हो गया ज्यादा, क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा 83% मैं दोनों से सवाल कर रहा हूँ, दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम भेज चुके हैं। भेज चुके हैं पहले। आप जवाब सुन लीजिए, की जनता करके दिखा दिया। अरे भाई, हमने जावेद जी को पहले भेजा है। अरे अभी दलित को भेजा है, एक भी नहीं मिला क्या? हमने बैकवर्ड भेजा था। कमाल की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए, क्या कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं। अरे अब तो इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। इनके साथ खुद गप्पर है, खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर और जीतते चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज कत्लेआम हो रहा है। इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग कानून है, सुधांशु त्रिवेदी के लिए अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा? अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए, 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। मतलब इन्होंने मान, 1870 में उसके गधे का नाम क्या था? उसके घोड़े का नाम क्या था? नाम क्या भैया? वो गधे घोड़े आप क्या होते थे? हमारे यहाँ नहीं है भाई। अरे अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए, अब जवाब सुन लीजिए। जवाब
कमाल है भाई, जरा सा अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है। अब मैं बताता हूँ, इनको कुछ नहीं पता है। 2024 एक जमाने में मैं बताना चाहता हूँ, 2024 क्यों बोल रहा हाँ, हूँ, बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं आप। ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, बजट की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? बताइए ना। और मैं बताता हूँ, 1890 नहीं, आज मैं बताता हूँ, 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूँ, आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में, बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए अच्छा सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए इमरान जहां बेटी है, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चंद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये अंतर है हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी सोच। बात का किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौत हुई है, उसका बोल दो ना एमएसपी गारंटी कब दोगे, वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। आप 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है किसान आपके धरने पे बैठा है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में। हाँ? इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं अभी गाइए। आपके सवाल का जवाब दूं, बताइए डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहाँ है? सुनिए, ये बोलेंगे नंबर नहीं है, सुनो, ये बोलेंगे नंबर 2 पे है। अमेरिका के बाद, अमेरिका भी हमसे पीछे है। अरे अमेरिका भी हमसे पीछे है। तो डॉलर की वैल्यू क्या है आपकी डेट में? डॉलर हमारे रुपए पे सवार बैठा है। ये पता नहीं कहां से खोज के लाते हैं। मैंने बस एक बात कह दूं, फिर आप आगे बढ़िएगा। देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि मालदीव जैसा छोटा सा देश सड़क दिखा रहा है, फौज ले जाओ। नेपाल कह रहा है क्या भैया उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। नेपाल डुबकी लगाई लक्षद्वीप में मोदी जी ने, और गड़बड़ा गया मालदीव। आपको समझ में आ रहा? पहुंचा दिया आपने, बर्बाद कर दिया देश को 10 साल में आपने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी बातें सुनी, ऐसे लग रहा है देश अंधकार में है, ऐसा लग रहा है देश में पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले जो हुआ होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। 8 हिंदुस्तानी जिन पर सजाए मौत सुना दी गई थी, वो लौटकर घर आ गए, लेकिन किसी को कोई पता नहीं। इस देश में महिलाओं के साथ जो बिल अन्याय हो रहा है, सही कह रही हैं आप। संदेश खाली खाली पे ये बोले सेकुलर चुप्पी। संदेश खाली में जो हुआ गलत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए हर्षवर्धन था, आप बोलिए जो महिला पहलवान के साथ था वो अन्याय था। बिल्किस बानू के साथ जो हुआ बोलिए अन्याय था। बिल्कुल अन्याय था, बिल्कुल अन्याय था, और आप उस डिबेट में शामिल थे, और टाइम्स नाउ भारत पर ये डिबेट हुई थी। तो आप मुझे आपके साथ लठ लेके खड़े हैं, अगर कोई महिला के साथ देखेगा समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी हाथ बंद कर लेती है। दूसरे लड़के को पूछ लीजिए जो आपके साथ साइकिल पर सवार हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा है, और मैंने पीछे देखा, समाजवादी पार्टी मेरे आसपास कहीं नजर नहीं आई। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या देश में कुछ नहीं हुआ? जो हुआ वो नफरत हुई, जो हुआ वो लोगों का शोषण हुआ, क्या यही कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में? नविका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, नेता लोग पत्रकारों की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं, हम लोगों के लिए रोज का मसला है, आप तो बरसों से देख ही रही। तो एक समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी के अपने गृह क्षेत्र में सैफई में मुंबई के कलाकार आकर नाच गाना करते थे, उनके निजी मनोरंजन या आसपास के लोगों का मनोरंजन था। और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार श्री राम राग सेवा चल रही है, जिसमें भारत के हर हिस्से का लोक कलाकार, संस्कृति कर्मी प्रतिदिन आकर अपनी प्रस्तुति दे रहा। ये फर्क है। फर्क ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से कब निकल गए गोंडा बस्ती की तरफ पता नहीं चला, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ चले गए पता नहीं चला, क्योंकि 800 मीटर में खत्म हो जाता था, और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसका फुटपाथ पूरा हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 5 साल पहले गया है उसको पता है कि अयोध्या फैजाबाद की किसी भी सड़क पे फुटपाथ नहीं हुआ करता था, सिंगल लेन की सड़क कटी फटी होती थी। आज 3 गुना चौड़ी सड़क अयोध्या में हो गई।
जिस प्रयागराज शहर से मैं आता हूं 7.5 मीटर की सड़क इंक्रोचमेंट में रह गई थी, 15 मीटर की सड़क हो गई 2019 के महाकुंभ में। सर आप दिल्ली से आए हो, अनुराग भदौरिया जब कहते हैं ना सर दिल्ली से आए हो, एक्सप्रेसवे में बैठ के आए हो, तो आप बताओ अनुराग भदौरिया जी जब कहते हैं कि लठ लेके, तो मुझे बोलने में नहीं कि लठ लेके ये कर सकते हैं। हम पत्रकार हम डरते हैं भैया, हमने हल्ला बोल झेला, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हमने कर देते हैं। हल्ला बोल झेला है। मैं तो उस वक्त प्रयागराज में ही था, हमने हल्ला बोल झेला है। हमने देखा है कि अखबारों के हॉकर पीटे जा रहे थे, हमने देखा कि इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट है उसके भीतर जज डूब के पड़े हुए थे, हमने देखा है। हमें मत बताइए, और हमें मत बताइए कि हम दिल्ली से चले आ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली से चलते थे तो अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते आधी रात बीत जाती है, हमें मत बताइए। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश देश का अकेला राज्य है, और मैं कहता हूं इसको चुनौती के साथ इसको तय कीजिएगा। मैं तो इसी राज्य का हूं, मेरी तो पीड़ा है इस राज्य को कितने गंदे तरीके से। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई उड़ान पट्टी न हो। लिख रहा हूं, इसको बोलिएगा। ये है बदलाव। क्या हुआ? आज जवाब दे दो। 80% गरीबों के लिए है क्या एयरपोर्ट? सपनों का उत्तर प्रदेश है। वो इस देश के गरीबों का एयरपोर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट है, अभी बनारस से आया हूं मैं। प्रदेश में सैमसंग है, आज बनारस से चंदौली, बनारस से भदोही, बड़ी कंपनी है, लेकिन हम राज्य कह रहे हैं हम लठ लेके खड़े रहेंगे। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग इतना बुरा काम कर रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। अगर ये सूरत हाल है तो 2014 में आप क्यों हारे, 2019 में क्यों हारे, 2017 में क्यों हारे, 2022 में क्यों हारे? जनता को मूर्ख बता रहे हैं या बता रहे हैं कि आप इतना कुछ जानते हैं कि जनता आपको पहचान ही नहीं पा रही? देखिए दो बातें हैं, एक चुनाव, एक जनसेवा। चुनाव अलग चीज है, जनसेवा अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जोड़ तोड़ करने की उसकी आदत हो गई है। खुद तो अपनी इनके एनडीए गठबंधन में इतने तमाम तरह के दल, एनसीपी है, शिवसेना है, एक रामविलास पासवान की पार्टी है, यहां अपना दल है, फिर निषाद पार्टी है, राजभर जी रोज ही घूमते रहते मंत्री बनने के लिए। इनके यहाँ इतना सर फुटौल है, कौन कहां से लड़ेगा? एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग नहीं है, ना हो पाएगी। हमारी तो सीटें डिक्लेयर हो गई हैं, इनकी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन सवाल हमसे पूछा जाएगा, सवाल इनसे नहीं पूछा जाएगा कि हाजीपुर से चाचा लड़ेंगे कि वहां पे चिराग पासवान लड़ेगा। सवाल नहीं होगा, सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने पीडीपी के साथ भी गठबंधन किया था, सत्ता पाने के लिए कश्मीर में क्यों किया था। सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अकाली दल के साथ आपकी सरकार रही है, क्यों अकाली दल आज आपके साथ नहीं है, दोबारा क्यों आप उनके साथ जाना चाहते हो। ये सवाल बहुत बड़ा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। सवाल हमसे पूछा जाएगा, हमारे गठबंधन से पूछा जाएगा। 2 लड़के मिले, मैं तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रही हूँ हर्षवर्धन जी, और गर्व से कहता हूं कि ये जीतते क्यों नहीं है? जब 5 सीटें जीती थी तो फिर कौन सी जोड़ तोड़ हुई थी कि 5 सीटें इन्होंने जीती नविका जी? एक तो एक कि जब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लड़के हैं, मैं गर्व से कहता हूं, अरे भैया वो लड़का वायनाड चला गया और कहा कि उत्तर भारत वाले तो मुद्दों पे वोट नहीं करते। बताइए, जो कम से कम सच तो बताइए। लड़ने आएंगे तो मैं क्या और सीपी राय, ये गलत बात है। अनुराग जी, लेकिन लाठी आप लेंगे तो हमको चुप होना पड़ेगा। हम आपके सामने कहाँ लड़ पाएंगे? हिंदुस्तान में कोई कहीं भी लड़ सकता है, आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, कोई कहीं भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। आप पत्रकार की आवाज दबाना शुरू से जानते हैं, आपकी आदत रही है। कन्नौज से लड़ते आप लठैत हैं, आप गुंडे हैं। सुनिए मेरी बात, ये बोलने नहीं दे रहे, जान नहीं क्यों? मुझे लग रहा है इनमें कोई जिन्न विन्न की आत्मा घुस गई है, जिस ढंग से ये हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। अरे मैं सच की, लेकिन नहीं, अरे पैनलिस्ट में यही सब ज्यादा हिल डुल रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड, ये जरूरी बात है। सचमुच उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं लग रहा है कि एक लड़का जिसको बिना कुछ सोचे 2004 से लगातार उत्तर प्रदेश ने जिता कर भेजा, वो लड़का वायनाड गया और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहता है कि उत्तर भारत के लोगों को वोट देने की तमीज नहीं है, सलीका नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये नहीं पता हो कि राम को दरिद्र रखा, सीखचों में रखा, इस तरह से बना दिया कि उस तरफ से जाते हुए बाहर से हाथ जोड़ के लोग चले जाते थे पीड़ा में। वो उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पता होगा। और आज उत्तर प्रदेश के लोग जब कह रहे हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया, तो कोई कह रहा है, सीपी राय साहब ने कहा, मैं तो कहता हूं बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए। राजनीति नहीं होती तो राम मंदिर नहीं होता। सवाल मेरा आपसे सीधा है, वायनाड से लड़े या उत्तर प्रदेश से, लेकिन वायनाड में जहां आपने इंडी अलायंस बनाई है, वहां तो सीपीआई ने अपना कंटेंडर दे दिया है, एनी राजा। तो रायबरेली भी छोड़ दी, अमेठी भी छोड़ दी। आज आप लोग के सामने एक बात बता देता हूं। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर जी ने
दोनों पक्षों को बुलाया कि आइए राम जन्मभूमि का विवाद हल किया जाए, जो हम कह रहे थे कि बातचीत से हल हो जाए। उसमें भैरव सिंह शेखावत जी भी थे, महारानी सिंधिया भी थी, सिंधिया जी की मां दादी, और बाकी लोग भी थे, और मुस्लिम पक्ष भी था। उसमें कमोबेश यही फैसला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मुस्लिम पक्ष तैयार हो गया साइन करने के लिए। मेरे पड़ोसी अशोक सिंघल ने कहा वापस राय बात करके आते हैं, और गायब हो गए, लौट के ही नहीं आए। वरना 1990 में वो फैसला हो गया होता, बात कितने दंगे नहीं हुए होते। लेकिन इरादा वो राम मंदिर नहीं था, इरादा दंगे थी, सरकार थी, राजनीति थी। हम इस राजनीति के खिलाफ हैं, हम धर्म के इस इस्तेमाल के खिलाफ हैं। और वापस बात राम लहर और राम मंदिर पर आ गई। सुधांशु जी, समय कम है, हिंदू परिषद के जो लोग आखिरी जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो क्यों भागे थे? हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, इस देश में किसी भी विवाद का निर्णय या तो बातचीत से फैसला होगा या न्यायालय से होगा। न्यायपालिका से होगा। आप उसको गुंडागर्दी से करना चाहते हैं। आप कह रहे दंगे नहीं हुए, सुधांशु जी का जवाब। ऐसा जो इन्होंने कहा, वास्तविकता ये है, फिर देखिए फिर भी क्यों बोलने लगते हैं भाई साहब। वास्तविकता यह है कि के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें राम मंदिर के विषय में पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बात का प्रमाण यह है कि राम मंदिर के केस में अगर आप देखें 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जिस समय मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद 12 साल की मियाद होती है टाइटल सूट में क्लेम करने के लिए। अगर 12 साल हो गए तो आपका क्लेम खत्म हो जाता है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब वो जाके उसमें हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिला कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई का सर्वे रिपोर्ट भी बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया है, या मानिए बात। महंगाई से लोग परेशान, उससे दुश्मनी क्यों है? आपको महंगाई की दर बताइए कितनी है? महंगाई की दर बोलिए कितनी है? बता दूं? बताइए, बताइए, बता दिया तो बताइए, बताइए क्या देंगे? बताइए है क्या देंगे? बताइए ना आप। अरे देंगे क्या? आवाज देंगे। अभी मैं बोलूंगा 5 पॉइंट है, पता क्या चाहिए? 4.2 2014 में कितनी थी? 2014 चलेगा, कुछ भी नहीं। अरे शुक्र 2014 गए, अभी 1990 में नहीं गए, 1990 जाएंगे, 1970 जाएंगे, लेकिन 2024 की बात नहीं करेंगे। चिंता की बात है। आउट ऑफ द बैग। आज पोल खुल गई है। सुबह ही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पता नहीं कौन सा गुलाब जामुन देकर ले गए हमारे विधायक, और अब आप खुलेआम यहां मंच से मांग रहे हैं क्या देंगे आप, यहां क्या देंगे आप पर बात टिकी हुई है। इसीलिए जनता के लिए मांग रहे क्या देंगे आप? छोड़िए, क्या उन्होंने कहा, जनता ये आपके लिए कुछ मांग रहे हैं, दर्शक जनता आपके लिए कुछ मांग रहे हैं या अपने लिए गुलाब जामुन मांग रहे हैं, ये फैसला जनता करेगी, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है। हमें नफरत, जवाब देना चाह रहा हूं, हमें नफरत नहीं थी। एक मिनट, अरे वो राय साहब, अरे सुनो मेरे को बोलने। सुधा जो आपने अभी क्या कहा, फैक्ट पे बात करूं, मैं फैक्ट पे बात करना चाह रहा हूं। आपने कहा कि 22-23 की दिसंबर की रात को मूर्ति प्रकट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिले। चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट है उसको नहीं माना जा सकता। आस्था की बुनियाद के ऊपर सर्वे की रिपोर्ट, आस्था की बुनियाद पर जजमेंट झूठ बोल रहे हैं। दिसंबर 93 को आपने धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये गुंडागर्दी थी, आप मानिए इस बात को। दिसंबर 1949 को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसकी गवाही किसने दी है? किसने दी? यूपी गवर्नमेंट के सिपाही अब्दुल बरकत ने, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई नहीं, और उसके बाद जब रोशनी हटी तो वहां रामलला विराजमान, कोई एविडेंस नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, कोई एविडेंस नहीं मिला। आपने 6 दिसंबर को हल्का डालने के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। रोशनी किसको मिली, किसको प्रकट हुई, ये जनता तय करेगी। 2 लाइन ये शेर सुनाइए, शेर चलिए खत्म करिए। हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, इनको तो बिल्कुल नहीं थी। हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाजे हुकूमत से। अगर अपनों की हुकूमत अपनी खातिर हो नहीं सकती तो अपनों की भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती। देखिए साहब, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। बीजेपी ने, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बीजेपी के लिए अच्छा बोला आपने। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और
इस बहुत ही हीटेड डिबेट पर अपने अपने पक्ष रखने के अनुराग जी लिए होते हैं तो हीटेड हो ही जाती है, लगता है गैस ज्यादा भरी रहती है। आप कुछ तो दे जाओ जनता के लिए, नाम कुछ तो दे अनुराग जाइए और जनता को, कुछ तो बोल जाइए नाम कि आप अनुराग और इतनी लड़ाई अनुराग जी, कुछ तो जस्टिस कीजिए अपने नाम के साथ। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।